लखनऊ की पुरानी और लगभग भुला दी गई गलियों से गुजरते हुए जब कार अचानक रुकी तो इकरा ने शीशे से बाहर देखा। सामने एक बहुत बड़ी हवेली खड़ी थी जिसकी पीली दीवारों पर समय की गहरी दरारें साफ दिखाई दे रही थीं। ऊंची मेहराबदार दहलीज, मोटा लकड़ी का दरवाजा जिस पर की गई नक्काशी इतनी बारीक थी जैसे किसी ने बरसों तक सांस रोककर उस पर काम किया हो। इकरा कार से उतरते ही ठिठक गई और उसके मुंह से बस एक ही शब्द निकला, वाओ। हवेली के अंदर कदम रखते ही ठंडी हवा का एक तेज झोंका उसके चेहरे से टकराया, जैसे घर ने किसी अजनबी की मौजूदगी को महसूस कर लिया हो। अंदर एक बड़ा सा कोठयार्ड था जिसके बीच सूखा हुआ फव्वारा पड़ा था और चारों तरफ ऊंची दीवारों पर जंग लगे झरोखे जिनसे फटे पुराने पर्दे लटक रहे थे। इकरा दीवारों को छूते हुए आगे बढ़ी और बोली, अब्बू, इतना खूबसूरत घर हमने पहले क्यों छोड़ दिया। अब्बू कोठयार्ड के बीच खड़े फव्वारे को घूर रहे थे। एक पल के लिए उनका शरीर सख्त हो गया और उंगलियां हल्की सी कांप गईं। इकरा ने आवाज दी तो जैसे वो किसी गहरी नींद से जागे और बोले, नौकरी यहां नहीं थी, मजबूरी थी। लेकिन उनका झूठ इतना साफ था कि हवेली की दीवारें भी उसे मानने को तैयार नहीं थीं। जैसे ही इकरा आगे बढ़ी, फर्श की लकड़ी चरचराई और उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने अंदर से कदम बढ़ाया हो। तभी हवेली का मुख्य दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया और आवाज पूरे घर में गूंज गई। इकरा ने डर छुपाते हुए कहा, यहां हवा बहुत चलती होगी। लेकिन अब्बू चुप रहे। रात को कमरे में बस एक पीली रोशनी वाला बल्ब जल रहा था और पुरानी चारपाई हर करवट पर अजीब सी आवाज कर रही थी। हवेली में सन्नाटा था, लेकिन वो सन्नाटा भारी था, जैसे कोई चुपचाप बैठा सुन रहा हो। इकरा ने आंखें बंद की और तभी उसे लगा जैसे कोई दांतों के बीच से धीमे धीमे कुछ बुदबुदा रहा हो। उसकी आंख खुल गई, दिल तेज धड़कने लगा। उसने हेलो कहा, लेकिन जवाब नहीं आया। आवाज दोबारा आई, इस बार और पास से। इकरा चारपाई से नीचे उतरी तो जमीन ठंडी लगी। उसने अलमारी खोली, बाथरूम देखा, खिड़की से बाहर झांका जहां सिर्फ घना अंधेरा था। तभी उसके कान के बिल्कुल पास किसी ने उसका नाम फुसफुसाया। इकरा पलटी, लेकिन वहां कोई नहीं था। डर के मारे वो वापस चारपाई पर चढ़ गई और कंबल ओढ़ लिया। लेकिन नीचे से फिर हल्की आवाज आई और पूरी रात वो जागती रही। सुबह जब रोशनी अंदर आई तो उसकी आंखों के नीचे काले घेरे थे और शरीर थका हुआ। कोठयार्ड में अम्मी चाय बना रही थी और इकरा ने झिझकते हुए पूछा कि क्या उन्होंने रात को कुछ सुना। अम्मी ने कहा, पुराने घरों में आवाजें आती रहती हैं। तभी इकरा की नजर कोने में गीली मिट्टी पर पड़े बहुत बड़े नंगे पैरों के निशानों पर गई। अम्मी ने एक पल के लिए देखा और तुरंत पानी डालकर उन्हें मिटा दिया। बोली, कोई मजदूर होगा। लेकिन इकरा जानती थी, मजदूर रात को नाम लेकर नहीं बुलाते। दूसरी रात हवेली और भारी लग रही थी। इकरा की चारपाई फिर चीखी और कमरे की हवा अचानक भारी हो गई। उसने आंख खोली तो उसके बेड के पास एक बहुत लंबा काला साया खड़ा था, छत के पास तक ऊंचा, जैसे अंधेरा ही जिस्म बन गया हो। उसका चेहरा साफ नहीं था, लेकिन आंखें बिल्कुल सफेद थीं और बिना पलक झपकाए उसे देख रही थीं। साया धीरे धीरे झुका और सड़ी मिट्टी जैसी बदबू के साथ फुसफुसाया, तू वापस आ गई। इकरा की चीख निकल गई और उसी पल साया गायब हो गया। अम्मी और अब्बू दौड़कर आए। इकरा कांपते हुए बोली कि यहाँ कोई था। तब अब्बू का चेहरा उतर गया और उन्होंने बताया कि सालों पहले उनकी बहन इसी हवेली में रहती थी और शादी से पहले उसमें अजीब बदलाव आने लगे थे। वो रात को अजीब भाषा बोलती थी, लोगों को घूरती थी और कहती थी कि कोई है जो उसे जाने नहीं देता। एक रात घर छोड़ दिया गया, लेकिन उसे वहीं छोड़ना पड़ा। अब्बू की बात खत्म होते ही लाइट फ्लिकर हुई और ऊपर से भारी कदमों की आवाज आई। हवेली के दरवाजे जोर जोर से बजने लगे और वही आवाज हर तरफ गूंजने लगी। फिर भाग रहे हो, तीनों किसी तरह सामान छोड़कर बाहर भागे। गाड़ी स्टार्ट हुई और जब इकरा ने पीछे मुड़कर देखा तो हवेली के झरोखे में वही साया खड़ा था, सीधा, शांत, हाथ हिलाते हुए, जैसे कह रहा हो कि मेहमान बदलते रहते हैं लेकिन घर नहीं। और इकरा समझ गई कि वो सिर्फ उस हवेली से नहीं बल्कि एक ऐसी चीज से निकल कर आई है जो अब भी उसका पीछा कर सकती है, क्योंकि कुछ घर छोड़े नहीं जाते, वो तुम्हें छोड़ते हैं।
अगर आपको ऐसी और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियां पसंद हैं तो भूतियापा को सब्सक्राइब जरूर करना